हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एनएमसा क्लासेस में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा पेपर है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये हमारा यूनिट सेकेंड चल रहा है। यूनिट सेकेंड में हमारा जो मेन टॉपिक क्या था कि विद्यालय में क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च इन स्कूल। उसके तहत आज हम देखेंगे कि कक्ष और विद्यालय आधारित समस्याएं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने ये देखा था कि कक्षा में कैसे क्रियात्मक अनुसंधान को लाया जाता है और उसके क्या प्रयोग है, क्या महत्व है। इन सारी चीज़ों को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। और आज हम देखेंगे कि समस्याओं के बारे में, यानी आज का हमारा वीडियो पूरी तरीके से सिर्फ प्रॉब्लम बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया भी गया है कि कक्षा कक्ष और विद्यालय आधारित समस्याएं, क्लासरूम एंड स्कूल बेस्ड प्रॉब्लम, जिसमें पहला हमारा क्या है कि शिक्षण से संबंधित समस्याएं यानी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टीचिंग। देखिए, टीचिंग से रिलेटेड समस्याएं आती रहती हैं। सबसे पहले आपको एक बार फिर से जो हमारा एक्शन रिसर्च है उसके बारे में थोड़ा सा अवगत करा देते हैं। एक्शन रिसर्च क्यों किया जाता है, क्यों लाया गया है, ये सब शुरू से लेकर आपको अब तक हर एक वीडियो में बताते हुए आ रहे हैं। ठीक है, एक्शन रिसर्च इसलिए लाया जाता है ताकि नई चीज़ें, नए इनिशिएटिव किया जा सके। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ प्रोवाइड किया जाए बच्चों को ताकि वे और अधिक तरीके से जो उनका जो शिक्षण कार्य है अच्छी तरीके से किया जा सके। ठीक है, और बिना किसी बर्डन के। क्रियात्मक अनुसंधान का मेन एम यही है कि बच्चों पर जो भी समस्याएं आ रही है उसको बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी अतिरिक्त बर्डन के सॉल्व किया जा सके। ठीक है, देखिए हमारा क्या है कि शिक्षण से संबंधित समस्याएं। पहला क्या है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग। अब टीचिंग से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइज पॉइंट दिया गया है, इसको हम एक एक कर बताते हुए जाएंगे कि क्या है। अब बस ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। पहला है कि मौखिक एवं लिखित निम्न स्तरीय अभिव्यक्ति की समस्याएं। टीचिंग में आती है समस्या कि मौखिक और लिखित निम्न स्तरीय अभिव्यक्ति की समस्या। देखिए बच्चों क्या है, मेनली अधिकतर ये होता है कि उनको मौखिक और लिखित अभिव्यक्त अपने आप को नहीं कर पाते हैं, या तो मौखिक नहीं कर पाएंगे या तो लिखित नहीं कर पाएंगे। अब देखेंगे बहुत सारे बच्चे, अगर आप ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे, घर पे बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे वैरायटी के बच्चे, हर किस्म के बच्चे आपके पास आते होंगे या हर किस्म के बच्चे होते हैं। ठीक है, उनमें क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ओरली तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, बोल लेंगे, लेकिन उनका क्या है कि रिटेन अच्छा नहीं होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो चुपचाप लिख देंगे, लेकिन अगर बोलने के लिए बोल दिया जाए तो बोल नहीं पाते हैं, वो वहाँ पर संकोच करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन का सामना करना पड़ता है उनको। ठीक है, तो यही है कि इसमें पहली समस्या हमारी क्या है कि मौखिक और लिखित निम्न स्तरीय अभिव्यक्ति की समस्या, ये टीचिंग से रिलेटेड है। अगला क्या है, दूसरा है कि उपयुक्त शिक्षण विधियों संबंधित समस्याएं। देखिए टीचिंग से रिलेटेड शिक्षण में कौन सी समस्याएं आती हैं इसके बारे में, कहाँ कक्षा कक्ष और विद्यालय आधारित समस्याएं में क्या पहला हमारा कैटेगरी क्या है कि टीचिंग में, यानी शिक्षण में कौन सी समस्या आती है इसके बारे में। अब क्या है कि यहाँ पर शिक्षण विधियों संबंधित समस्या। अब टीचिंग मेथड के में भी समस्या होती है। होता ये है कि एज ए टीचर आप क्या कर रहे हैं, पुराने वाले ढर्रे पर चल रहे हैं। ठीक है, जैसे पुराने लोग पढ़ाते हुए आ जाए या फिर जैसे आप पढ़े होंगे सेम ऐसे ही पढ़ाते हुए आ रहे हैं। बच्चे भी क्या है कि वो बर्डन की तरफ पढ़ रहा है। ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान का मेन एम ये है कि वो एक ऐसी तकनीक या फिर एक ऐसे मेथड निकालें ताकि वो सरल तरीके से सिंपली वो कोई भी काम कर सके। जैसे आप एक यहाँ तक आए हैं तो बिल्कुल मैथ का सवाल सॉल्व किए होंगे, तो आप वहाँ पे एक सवाल जो लाभ हानि का होता है कि उसमें जो साइमल्टेनियसली जो एक होता है कि 20% घटाया गया है, 20% का लाभ हुआ वहाँ बेचने पर, फिर 20% की हानि हुई। ठीक है, 20% के लाभ भी हो रहा है एक जगह और फिर तुरंत अगर बेचने पर 20% की हानि भी हो रही है, 20% की हानि भी हो रही है। तो अगर आप पुराने वे ढर्रे पर चल रहे हैं, यानी बेसिक मेथड, यानी पुराने
मेथड यूज कर रहे हैं तो बहुत लंबा एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो बच्चे क्या करते हैं कि सर कुछ ऐसा नहीं है जो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर सके, क्योंकि है तो बहुत छोटा सवाल देखने में लग रहा है, इसको पूछ देंगे कितने की लाभ या हानि हुआ, ऐसे सवाल पूछता रहता है। ठीक है, अब पूछेंगे कि क्या है सर इसका कुछ कोई शॉर्ट नहीं है, अब भाई उस पर अनुसंधान किया गया, रिसर्च किया गया, लाया गया क्रियात्मक अनुसंधान के तहत वही x + y फिर xy √100 वाला लाया गया फॉर्मूला, ये है। लो भाई यहाँ पर शिक्षण विधि जो क्या है बेसिक से यहाँ पर एक ट्रिक वाला मेथड आ गया, यानी चेंज किया गया। इससे क्या हुआ, बच्चे की समस्या सॉल्व हो गई। ठीक है, ये ट्रिक मेथड है, ये इसीलिए एक तरह से लाया गया। आप इसको बोल सकते हैं कि बेसिक से थोड़ा सा हटकर काम किया गया है, समस्या बच्चे को बेसिक से सॉल्व करने में आती थी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता था और बहुत ज़्यादा टाइम गेनिंग भी था। ठीक है, टाइम टेकिंग था, इसलिए उसमें भी प्रोसेस उसका लंबा होता था और सॉल्व भी नहीं कर पाते थे। अगला हमारा क्या है, उम्मीद है ये समझ में आएगा कि शिक्षण उपयुक्त शिक्षण विधियों संबंधी समस्याएं कि उसको समझ में आप समझ गए होंगे। अगला है कि पाठ्य विषय वस्तु के संज्ञान संबंधी समस्याएं। अब पाठ्य विषय वस्तु के संबंधी पाठ में कुछ ऐसी चीज़ें दी गई होती हैं जो बच्चे ऐसे नहीं सोच पाते हैं, ऐसे नहीं समझते हैं, उनको कोई न कोई गाइड करने वाला चाहिए। आप ऐसे ही समझिए कि आपके पास तो किताब बहुत सारी हैं, बहुत सारी के मतलब बीएड में ही किताबें रखी पड़ी हैं, लेकिन आप अपने से नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज की गई है जो कोई आपको बताएगा, जैसे हम हैं और भी टीचर हैं, उसमें बताते रहते हैं, आप बहुत जल्दी कैच करते रहते हैं उसके बाद। इसलिए लोग ट्यूशन क्यों करते हैं, क्लास क्यों जाते हैं और फिर टीचर से पढ़ते क्यों हैं? क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं विषय वस्तु में, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके संज्ञान में नहीं आ पाती है, कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी, कठिन टर्मिनोलॉजी होती है जो समझ में नहीं आती है। तो एज ए टीचर या फिर टीचर जो होता है, जो फैसिलिटेटर होता है, उस समस्याओं का वो निवारण करता है। ठीक है, तो ये है पाठ्य संबंधी समस्या, यानी एक ये समस्या भी आती है। देखिए मैं समस्या के साथ साथ थोड़ा सा उसके सॉल्यूशन को भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये पूरा बेस्ड जो आज के वीडियो समस्या पर है कि कैसी समस्या आती है, और ये यूनिट सेकेंड की आखिरी वीडियो है और मोस्ट ऑफ चांस है कि ये पूछे, क्योंकि भाई क्रियात्मक अनुसंधान थोड़ा सा हटकर और थोड़ा सा एक अजीब सा सब्जेक्ट है, मान सकता हूँ, लेकिन पूछेगा, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें एग्ज़ाम भी तो देना है। ठीक है, और समझना भी है कि क्या है ये चीज़ें। अगला क्या है कि वर्तनी संबंधी समस्या। ठीक है, अब वर्तनी संबंधी समस्या क्या है कि वही जस्ट मैंने यहाँ बताया कि अभिव्यक्ति वाली, बच्चे जो हैं कि अच्छे से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं, प्रोनाउंस कोई भी चीज़ें होती हैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं, उच्चारण नहीं कर पाते हैं, और उनकी वर्तनी कभी कभी अशुद्ध होती है और अशुद्ध तरीके से उसको उच्चारित करते हैं। तो ये भी समस्या आती है। एज ए टीचर क्लासरूम में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते होंगे, इंग्लिश हो, हिंदी भी हो, इवन हिंदी भी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि पढ़ते होंगे पर उनकी वर्तनी संबंधी समस्याएं जरूर आती होंगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक ये भी शिक्षण में समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि वर्तनी की समस्या है। अब उसको आपको सॉल्व करना है कि अब कैसे लेते हैं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि सबका आइडिया अलग अलग है, सबका अलग अलग स्टाइल है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। अगला क्या है, गृह कार्य और लेखन कार्य समस्या। देखिए टीचिंग में, शिक्षण में आता है कि गृह कार्य और लेखन कार्य से समस्या आती हैं। गृह कार्य और लेखन कार्य से भी संबंधित समस्याएं आती रहती हैं। बच्चे क्या है कि गृह कार्य नहीं करते हैं, लेखन कार्य नहीं करते हैं, ये भी एक समस्या है। टीचिंग में अगर बच्चे काम नहीं करेंगे, गृह कार्य नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो फिर कैसे चलेगा? ठीक है, तो ये एक समस्या है, इसको भी सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व किया जाता है? एक्सेल रिसर्च के द्वारा। ठीक है, तो ये समस्या कैसे, किससे संबंधित है? शिक्षण से संबंधित समस्या है। अगला क्या है कि अधिगम से संबंधित समस्या है, यानी लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या है। ये टीचिंग रिलेटेड प्रॉब्लम थी और ये लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम है। अब इसको देखते हैं हम अच्छी तरीके से कि अनुशासन, पहला पॉइंट क्या है कि अनुशासन की भावना का विकास करने की समस्या। लर्निंग में क्या है, पहला प्रॉब्लम क्या आती है कि अनुशासन की भावना। बच्चे जो क्या बहुत सारे होते हैं जो अनुशासन में नहीं रहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते हैं। अब ये भी एक समस्या आ जाती है कि जो बच्चे होते हैं वो अनुशासन में बंधना नहीं चाहते हैं, उनको हमेशा चाहिए कि फ्री रहें। तो ये भी एक समस्या है कि बच्चे को कैसे, ठीक है मानता हूँ कि फ्रीडम देनी चाहिए, लेकिन उनके फ्रीडम से दूसरे को तो भी तकलीफ़ होती है। तो अब समस्या आ गई है। अब एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासक के तौर पर, एज ए प्रिंसिपल, अब ये आपके ऊपर है कि इस समस्या का कैसे समाधान करेंगे। ठीक है, इस समस्या ये क्या है, लर्निंग रिलेटेड समस्या आती है।
अगला क्या है कि अवकाश के समय का सदुपयोग। दूसरा क्या है लर्निंग में कि अवकाश के समय का सदुपयोग कैसे किया जाता है। ये भी समस्या आती है कि छुट्टी हो गई, छुट्टी हुई है तो जो अवकाश जो टाइम मिला है, छुट्टी के समय मिला है, उसको कैसे सदुपयोग कराया जाए बच्चे से। ठीक है, ये भी समस्या है। बच्चे क्या है कि दिन भर बस खेलने में लगे हैं, बस खेलने में ही पड़े हैं, वो अपने पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये भी समस्या है। अब उनको कैसे यूटिलाइज किया जाए, उनके जो अवकाश का जो समय है, टाइम है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, इसके बारे में ये भी समस्या है। अगला क्या है कि पुस्तकालय एवं वाचनालय का समुचित उपयोग की समस्या। अगली समस्या क्या है लर्निंग में, लर्निंग की समस्या यानी ग्रहण करने में क्या क्या समस्या आ सकती है। कहाँ पुस्तकालय एवं वाचनालय के समुचित उपयोग की समस्या। अब ये मत सोचिए कि प्राइमरी पुस्तकालय और वाचनालय कहाँ है। आप बीएड कर रहे हैं और बीएड क्या है वो इंटर तक जा सकते हैं, और अब तो हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दिया है कि भाई रोक लगा दिया है, यूपीटेट का रिजल्ट ही नहीं शो कर रहा है, मार्कशीट ही, सर्टिफिकेट जो है रोका हुआ है। प्राइमरी वाला फंसा हुआ केस की प्राइमरी में दे पाएंगे बीएड वाले सुपर के पेपर कि नहीं देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अब आपको मिडिल से ऊपर यानी 6 से लेकर ऊपर ही परीक्षा देना है। एक तरह से इसके लिए भी अब तैयार रहिए, अपने आप को तैयार किए रहिए। ठीक है, तो भाई 9 से लेके 12 तक के बीच में तो पुस्तकालय किसी न किसी स्कूल में रहता होगा, गवर्नमेंट स्कूल में। तो लर्निंग में पुस्तकालय एवं वाचनालय की समुचित उपयोग की समस्या। पुस्तकालय लाइब्रेरी है, वाचनालय है, लेकिन उसका उपयोग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, अच्छे से उसका यूटिलाइज। अब बच्चे जा रहे हैं वाचनालय में, पुस्तकालय में जा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है क्योंकि लर्निंग हो नहीं पा रही है, ये लर्निंग में समस्या आ रही है। ठीक है, तो एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए प्रिंसिपल, ये आपके ऊपर है कि आप कैसे उस समस्याओं को डील करते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि कक्षा में उपस्थिति की समस्या। ये तो और बड़ी समस्या है लर्निंग में। लर्निंग तब तक नहीं होगा जब बच्चे आएंगे नहीं, तो सिखाएंगे किसको आप। बच्चे क्लास में प्रेजेंट ही, उपस्थित ही नहीं रहेंगे, तब सिखाएंगे किसको लर्निंग कराएंगे बताइए। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है कि बच्चे आ क्यों नहीं रहे हैं, उपस्थित क्यों नहीं रहे हैं, कक्षा में प्रेजेंट क्यों नहीं रहे, ये भी एक समस्या है। अब इसको जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे क्यों नहीं आना चाहते हैं क्लास में। ठीक है, और क्यों नहीं आ रहे हैं। अगला क्या है कि छात्रों द्वारा गृह कार्य न किए जाने की समस्या। वही है कि छात्र एक तो स्कूल में आ नहीं रहे, मतलब कक्ष में आ नहीं रहे हैं, आ रहे हैं तो घूम रहे हैं, बस्ता फेंक भाग जा रहे हैं। प्राइमरी में ये आम बातें हैं कि बच्चे घर से निकले हैं स्कूल जाने के लिए, पता लगा स्कूल न जाकर कहीं खेत खलिहान में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। स्कूल जाने का टाइम हुआ, फिर उस भीड़ के साथ घर पहुंच गए। कौन जानता है कि स्कूल गए थे कि नहीं गए थे। ठीक है, वो कक्षा कक्ष में हैं, उपस्थित नहीं हो पाते हैं कक्षा कक्ष में। और गृह कार्य जब कक्षा कक्ष में नहीं जाएंगे, उनका मन खेलने में ही लगा रहेगा, तो गृह कार्य तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे। तो ये भी एक समस्या आती है, जब गृह कार्य नहीं करें तो लर्निंग कहाँ से हो पाएगी। ठीक है, देखिए उम्मीद है कि ये बात समझ में आएगी बहुत अच्छी तरीके से, और बहुत ही लाइफ रिलेटेड एग्जाम्पल देने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या है अन्य समस्याओं क्या क्या है, उसके बारे में जानते हैं हम। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि आगे क्या लिया है। आगे है कि सहविद्यालय समस्या यानी को स्कोलेस्टिक प्रॉब्लम्स, यानी ये कक्षा कक्ष से बाहर की समस्याएं के बारे में डिस्कस करने के बोल रहा है। इसमें क्या है कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं में समुचित सहभागिता की समस्या। पाठ्य सहगामी क्रिया यानी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जो होती है उसमें सहभागिता की समस्या आती है। मेनली ये होता है कि बच्चे बहुत साई किस्म के होते हैं, साइड के टाइप होते हैं, तो वो जल्दी भाग नहीं लेते हैं, यानी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी खेल में, किसी भी एक्टिविटी में। भले ही वो क्या कहते हैं ड्राइंग करने प्रतियोगिता कंपटीशन हो या फिर गाना गाने का हो। कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं ये सब काम करने में, लेकिन सभी बच्चों को लेकर चलना है ना, क्योंकि सबको लेकर चलना है। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगी कि एटलीस्ट हर एक बच्चे की किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट रहे। ठीक है, सहभागिता किसी न किसी क्षेत्र में ज़रूर रहे। भले ही अब उसको गाना नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर ड्राइंग करने आता है तुम ड्राइंग में भाग लो, कोई बात नहीं, खेल कूद में भाग लो। यानी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है उसमें समुचित सहभागिता की समस्याएं जो आती है, इसके लिए भी आपको क्रियात्मक अनुसंधान करना है। यानी ये भी कक्षा कक्ष और विद्यालय, अब देखो विद्यालय आधारित समस्या के अंतर्गत ये भी आती है।
ठीक है, ये भी एक समस्या है कि बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ओके, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अगला है कि जनतांत्रिक मूल्यों की समावेशन की समस्या। अब जनतांत्रिक मूल्यों की समावेशन की समस्या क्या है कि इस तरह करने का मतलब ये है कि कुछ मूल्य होती हैं, सामाजिक मूल्य, कुछ जनतांत्रिक मूल्य होती हैं जो बच्चों को देना अनिवार्य होता है, ताकि बच्चे क्योंकि समाज में रहना है ना, हमें बच्चों को समाज में रहना है ना, तो उनको ऐसी शिक्षा दी जाए जो जनतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो, ठीक है, और उसका समावेशन करने में समस्या ना आती हो, ठीक है। और लेकिन दिक्कत यह है कि बच्चे क्या है कि जनतांत्रिक मूल्यों को लेने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सामाजिक क्योंकि बच्चे अपने मन के राजा होते हैं। इवन हम आप दोनों लोग यानी सभी लोग उस स्टेज से गुजरे हैं जब शिक्षक समझाते हैं कि ऐसा काम नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो हम अपने मन की सुनते हैं, अपने दिल की करते हैं, या फिर अपना दिमाग चलाते हैं कि नहीं यार हमसे क्या लेना देना, वो मरे वो जिए, हमसे क्या लेना देना। जो एक चीज़ होती है ना वो ईगो वाली, वो हमारे अंदर रहती है। लेकिन एक समस्या ये भी है, समस्या के तहत हमें क्या करना है कि उनको जनतांत्रिक मूल्यों का समावेशन करना है, ताकि वो समझ सके कि नहीं हमें सबको लेकर चलना है, ठीक है। सबका साथ सबका विकास वाला सिस्टम यहाँ पर भी लागू होता है कि सबको लेकर चलना है। जनतांत्रिक मूल्यों, हमें समाज में रहना है, जनतांत्रिक मूल्यों का ज्ञान हमें होना चाहिए, ठीक है। एक समस्या है, उस समस्या का निवारण आपको करना है, ठीक। अगला क्या है कि प्रयोगात्मक कार्य में रुचि के अभाव की समस्या, ठीक है। एक कक्षा कक्ष से हटकर अब प्रैक्टिकल वर्क में बच्चे क्या होते हैं, वो रुचि नहीं लेते हैं, अभाव होता है उनका, कोई भी चीज़ का नहीं है मुझे नहीं करना है, या फिर कौन ही करने जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो मानसिकता, जो माइंड सेट बनता है बच्चों में, वो भी एक समस्या डेवलप करती है। अब उस समस्या से भी हमें लड़ना है, ठीक है। एज ए टीचर, एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव, एज ए प्रिंसिपल, आपको उससे भी लड़ना है, ठीक है। तो ये भी एक समस्या का रूप है। अगला देखिए, अगला क्या है कि खेल सुविधाओं से संबंधित समस्या। अब क्या देखिए, ये स्कोलिस्टिक प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। यानी ये कक्षा से बाहर की समस्या चल रही है। यहाँ क्या है कि खेल सुविधाओं से संबंधित समस्या आती है। अगली समस्या क्या है, खेल सुविधा खेल का सामान है या फिर खेल का सामान है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूल में तो मेनली देखते हैं, मैंने तो देखा ही नहीं आज तक कि अपने से दे दे बच्चों को खेलने के लिए। कई ऐसी बात नहीं है, एक दो विद्यालय जो है एक्सेप्शन के अपवाद के तौर पर हैं, ठीक है। लेकिन अगर दे भी देते हैं, लाओ चलो लाओ हो गया तुम लोग का, 5 मिनट उस खेलेंगे 5 मिनट, यानी अच्छी तरीके से मिल नहीं पाता है। या तो खेल का सामान जो भी सुविधाएं मिल रही है, प्रधान प्रिंसिपल मिलकर डकार जाएंगे, सारे पैसे बच्चे भाड़ में जाए, या फिर अगर आया तो क्या कि अलमारी बंद करके रख दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि नहीं तोड़ फोड़ देंगे। अरे खेलने के लिए आया है, खेलने दीजिए। देखिए मैं ऐसा बताऊँ क्योंकि मैं भी मेरी भी स्कूलिंग भी प्राइमरी से ही हुई है, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें हो चुकी है, इसलिए मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ऐसे ही होता है। हमें मिलता था खेलने के लिए तो दिया गया खेलने के लिए फुटबॉल, कहीं चला गया, उधर चला गया, तो चलो लाओ रखो, अब वो बक्से में बंद हो गया। मुझे याद नहीं कि अच्छा खासा पूरा क्रिकेट सेट आया हुआ था, लेकिन वो ऐसे के वैसे बक्सा में बंद, अलमारी में बंद ही रह गया पूरा। ना उसमें से बैट निकला, ना बॉल निकला, स्टम्प था, ग्लव्स था, हेलमेट था, यानी एवरीथिंग, बहुत सारी चीज़ें आई थी, लेकिन वो ऐसे सेम अलमारी में सजावट का सामान बन के ही रह गई। प्रिंसिपल देते ही नहीं थे, बच्चे मांगने की कोशिश करेंगे तो वो डांट मार, ठीक। अगला क्या है कि देखिए ये व्यक्तिगत अंतः वैयक्तिक व्यवहार तथा समायोजन, ये थोड़ा सा अब पर्सनल होने जा रहा है, क्योंकि पर्सनल और इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट, इसके बारे में आज की क्लास पूरी समस्याओं पर ही है। इस समय समस्या एक तरह से मतलब ऐसा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच में अगल बगल बहुत सारी समस्या हो रही है। जस्ट आपको रिसेंटली एक बहुत ही एक सैड न्यूज़ आपको बता दें कि हम लोग के जो कोचिंग के एक स्कूल था, क्लोज टू हार्ट, एक स्टूडेंट था, उसकी एक मतलब तालाब में डूबने से मौत हो गई थी, ठीक है। और उसके घर पर शादी थी, ठीक है। समस्या बढ़ती हुई जा रही थी, उसके घर पर पूरा समस्याओं का पूरा पहाड़ टूट गया। वो घर का अकेला बच्चा था, ठीक है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब पर्सनल और इंटरपर्सनल होने जा रहा है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके भी जीवन में समस्या चल रही हैं, हमारे जीवन में भी समस्या चल रही हैं, पर क्या करें, ये पार्ट ऑफ लाइफ है।
हमें इससे अब उसी में जूझे रहेंगे, उसके बारे में हमेशा सोचते रहेंगे तो नहीं होगा। बेस्ट थिंग है आप इस समय समस्याओं से जूझ रहे हैं, मैं मानता हूँ आपको पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, जब परीक्षा आएगा तभी पढ़ेंगे, लेकिन आप कोशिश करिए, बिलीव मी बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि जब माइंड जो होता है, जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसी पर बार बार लगाएंगे ना, अगर ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा अटपटा है, टेढ़ा सब्जेक्ट है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता हूँ, मानता हूँ बिल्कुल मन नहीं करता है। और एक तो ऐसे प्रॉब्लम चली आ रही है, अब इसमें जब इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं रहता है ना, तो वो उसके इंटरेस्ट के बाहर की जब चीज़ें आती हैं तो करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन मुझे क्या होता है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं क्या करता हूँ, एकदम उससे हटकर काम करता हूँ, ताकि मेरा जो दिमाग है, दिल दिमाग जो है, उससे एकदम जो मेरे प्रॉब्लम उससे बिल्कुल हट जाए। जानबूझकर कठिन काम करता हूँ पढ़ाई में ही, हार्ड वर्क नहीं, पढ़ाई में ही जानबूझकर कोई दूसरा चीज़ लेकर करता हूँ ताकि मेरा दिल दिमाग उसमें लग जाए। तो इसलिए अगर आप भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और अपनी समस्या प्रॉब्लम से इसमें घिरे हुए हैं, मन नहीं कर रहा है, ऊपर से एक तो गर्मी के दिन ऐसा इन्वायरमेंट छा जाता है ना, आलसी लीजीपन हमारे शरीर में अंदर घुस जाती है, पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता है, दिन भर सोतना है, मोबाइल चलाना है, बस ये करना है वो करना है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको, पढ़िएगा, क्योंकि दिमाग जब हटेगा ना, कुछ बिल्कुल हटेगा, अच्छा महसूस होगा। एक बार ट्राई करिएगा। ठीक है, अगला हमारा क्या है कि पर्सनल एंड इंटरपर्सनल बिहेवियर एंड एडजस्टमेंट। ठीक है, इसमें आप देखते हैं क्या है, देखिए इसमें क्या है कि छात्रों की उपलब्धि एवं सृजनात्मकता पर कुंठा, देखिए कुंठा के प्रभाव होना। बच्चे जो होते हैं कि एकाएक व्यवहार, कोई भी जो होता है स्ट्रेंज बिहेवियर उनमें निकल कर आता है, एकाएक निकल कर नहीं आता है। तो कुंठा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंदर भरा रहता है, वही चीज़ें आपको समझना है। आप फिर भले ही हम आपको देखने में नॉर्मल लग रहे होंगे, पर ज़रूरी नहीं कि हम नॉर्मल हैं। आप दूसरे से हंस खेल कर बात कर रहे हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आप नॉर्मल हो, अंदर से नॉर्मल नहीं हो, अंदर कुंठा आपके अंदर भरा हुआ है। ठीक है, चिंता है, डिप्रेशन है, इसमें तो फैला हुआ है, इसमें यार क्या ही बताएं। ठीक है, तो क्या है, बच्चे छात्रों की उपलब्धि और सृजनात्मकता पर कुंठा का प्रभाव होना। बच्चे क्यों, जो ऊपर जो शिक्षण और जो टीचिंग और लर्निंग में जो समस्याएं आ रही थी, वो बच्चे क्यों नहीं गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं। हो सकता है उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोशिश करिए, ट्राई करने। आप टीचर हैं यार, टीचर क्या होता है, एक फ्रेंड के जैसे होता है। नहीं, पहले से नहीं टीचर बनना है, को बच्चे को पीटना तो बिल्कुल नहीं है। कोशिश करिए कि बच्चों को ऐसे हमेशा एक फ्रेंड की तरह बना कर चलिए, ताकि बच्चे जो हैं, अब होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ बाप के बात, कभी कभी तो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, टीचर की बात मानते हैं कि मेरी टीचर ने ऐसे बोले, मेरे टीचर ऐसे, मेरे सर जी ऐसे बोले, मेरे मैडम जी ऐसे बोली हैं, घर पर ये काम करना है। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आप फ्रेंड बनाकर चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और पता करिए कुंठा क्यों है, किस बात का कुंठा है उनमें। ठीक है, छात्रों की उपलब्धि और सृजनात्मकता पर कुंठा का प्रभाव होना। अधिकतर ऐसा होता है कि दूसरे बच्चे जो होते हैं, उनकी उपलब्धि, उनकी अचीवमेंट देखकर जो दूसरे बच्चे होते हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। एक बच्चा हमेशा वही, वो तेज है, वो क्लास में हमेशा फर्स्ट ला रहा है, अब दूसरे बच्चे हैं कि ये सोचते हैं कि यार हमेशा वही फर्स्ट आता है, मैं क्या करूँ, और उससे थोड़ा सा कंपटीशन। लेकिन आप बच्चों को समझाइए, कोई बात नहीं, वो फर्स्ट आ रहा है, तुम भी फर्स्ट आ सकते हो, कोशिश करो, ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, पढ़ाई करो, आ जाएगा। ठीक, अगला क्या है, देखिए कि लेखन कार्य करने में घबराहट एवं अरुचि तथा ऐसी स्थिति के लिए पलायन की प्रवृत्ति होना। ये देखिए मेन, ये जो बहुत ही नॉर्मल और बेसिकली सब में पाया जाता है कि लेखन कार्य करने में घबराहट और ऐसी अरुचि होना। मुझे भी लिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक तो मेरी राइटिंग ख़राब है, लिखते लिखते लगता हूँ बहुत ही गंदा राइटिंग लिखने के लिए। ऐसी स्थिति में सभी बच्चे के साथ होती है। वो सोचते हैं कि हाँ ठीक है, कभी कभी पढ़ लेते हैं, लेकिन लिखने का मन नहीं करता है। बच्चे टीचर पढ़ा रहे हैं, सुन लेंगे, लेकिन अब बोल देंगे लिखने के लिए, तो लिखते नहीं हैं कि क्या लिखूँ। उनमें अरुचि है, इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे सोचते कि पलायन की प्रवृत्ति होना, अब उससे भागने की कोशिश करते हैं कि क्यों लिखूँ उसको, मुझे नहीं लिखना है यार, मुझे नहीं लिखना है। अब पलायन की प्रवृत्ति होना, तो ये सब समस्या को अंतर्गत आती है। और ये सब कैसी समस्या है, अब पर्सनल इंटरपर्सनल समस्या, बिहेवियर एडजस्टमेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट का तरह आप डाल लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस में लिखा हुआ है पर्सनल और इंटरपर्सनल बिहेवियर का। ठीक है, अगला क्या है कि परीक्षण एवं परीक्षा स्थिति के प्रति अतार्किक चिंतन, भय यानी एग्जामिनेशन फियर एंड एंग्जाइटी एवं व्याकुलता का अनुभव। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, एज ए स्टूडेंट, हमारे भीतर क्या है
कि जो एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ा अंदर से डर बनता है या फिर डर निकलता है, वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है। ठीक है, मानता हूँ अब आप मैच्योर हो गए, हम मैच्योर हो गए हैं, तो संभाल लेते हैं अपने आप को। लेकिन जो थोड़ा सा छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको प्रेशर डाल दिया कि यार एग्ज़ाम है, अब वो या तो छोड़ ही देंगे। अब उनके में क्या है, डर का भावना रहता है कि परीक्षा देना है। ठीक है, अभी भी कुछ लोग हैं इतने बड़े हो गए हैं, बीएड में आ गए हैं, लेकिन पेपर देना होता है तो बस वही निकल के आ जाता है कि यार एग्ज़ाम देना है, कैसे होगा, ये कवर नहीं है, वो कवर नहीं है, ये पढ़ना भी बाकी है, कैसे रटूँ, श्योर लूँ, टेनियर लूँ, क्या करूँ, कोई गाइड मिल जाए ताकि रट लूँ, ताकि पास हो जाऊँ। अब देखिए ये सब क्या है, एग्जामिनेशन फियर है और एंग्जाइटी है, इसमें चिंता लगा रहता है हमेशा हमेशा। हमारे साथ भी होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है। ठीक है, इसलिए बच्चों के साथ भी होता है। तो ये है समस्या। एज ए टीचर अब आपको सॉल्व करना है बच्चे की समस्या कि नहीं बच्चे, एग्जामिनेशन फियर कुछ नहीं होता है, आप फ्री माइंड से बिना किसी चिंता की परीक्षा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपको समझाना है, आप समझिए। अगला क्या है कि वाचिक संप्रेषण अवरोध यानी कम्युनिकेशन इनहिबिशन। ठीक है, एवं अनुयुक्त भाषा के प्रयोग की समस्या। अब इसका मतलब क्या है कि बच्चे कभी कभी क्या होता है कि उन्हें वाचिक संप्रेषण के अवरोध यानी वो कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, बच्चे बात करने में हिचकिचाते हैं। ये भी पर्सनल समस्या, इंटरपर्सनल समस्या के अंतर्गत आती है। समस्याएं सब आज सब बस समस्या के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल उनकी अच्छी नहीं होती है, बात करने में डरते हैं, अपने ही टीचर से बात करने में डरते हैं। हाँ, कुछ बच्चे होते हैं बहुत चुलबुले होते हैं, वो टीचर से बहुत अच्छे से बात करते हैं, टीचर भी खुश रहते हैं, अच्छा चलो ठीक है, मजाक में हंसी मजाक में बोलते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे तो बहुत साई होते हैं, जाकर चुपचाप खड़ा हो जाएंगे। टीचर एक बार, दो बार, लाख 50 बार पूछेगा लेकिन कुछ बोलते ही नहीं हैं। अब इससे थोड़ा सा टीचर भी गर्म हो जाते हैं। अब कभी कभी थोड़ा सा अच्छा बिहेव नहीं कर पाते हैं तो बच्चे जो एक तो ऐसा ही साई किस्म का है, बोल नहीं रहा है और ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है कि अब कम्युनिकेशन स्किल भी, ये भी एक समस्या है, तो अब उसको डेवलप करना है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन स्किल, जो अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग यानी कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि जो उनका अगल बगल का बैकग्राउंड है, जो इन्वायरमेंट है, उसके हिसाब से कभी कभी भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी विद्यालय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बच्चे गाली में तो बात करेंगे नहीं, तो घर पर भले ही बात करते होंगे, लेकिन स्कूल में तो ऐसी बिल्कुल मनाही है या फिर बिल्कुल कदाचित एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप अनुपयुक्त भाषा का प्रयोग करें। तो इसके लिए ये भी एक समस्या है। तो अब ये भी एक समस्या है, तो इसका भी निवारण के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगला क्या है कि शिक्षकों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण। वही जस्ट मैंने बताया कि आलोचनात्मक दृष्टिकोण हो जाता है। टीचर अगर अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है तो बच्चे क्या करते हैं, टीचर को ही ब्लेम करने लगते हैं और टीचर पे ही अपने सारा गुस्सा निकालते हैं और टीचर को अच्छा नहीं मानते हैं। कुछ टीचर होते हैं जो वो अपने स्टूडेंट के लिए हीरो होते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं, बोल देते हैं मरकहवा टीचर हुआ, बोलते हैं ना कि मरकहवा टीचर हैं, उनका नाम मरकहवा बोल देंगे कि बहुत मारते हैं, पीठ मतलब उठा के पटक के मारते हैं, इनके पास कौन जाएगा, नहीं हम नहीं कहेंगे। इवन बच्चे एक दूसरे को उनके नाम लेकर डराते हैं कि अगर मुझे मारोगे तो हम जाके बोल देंगे उस टीचर से, मरकहवा टीचर से बोल देंगे। हम लोग को प्राइमरी क्या बोलते हैं कि मरकहवा टीचर हैं। ठीक है, अब शिक्षकों के प्रति उनकी आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या है कि वो मारते हैं, वो अच्छे हैं, वो गंदे टीचर हैं। उनके अगर समस्या लेके जाओगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये समस्याएं हैं, इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, उम्मीद है स्क्रीनशॉट हो गया होगा और आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, ऐसा हम मानकर चलते हैं। और आज हमारा यूनिट 2 समाप्त होता है। अब अगला वीडियो जो होगा हमारा यूनिट 3 होगा। यूनिट 3 बहुत ही थोड़ा सा बड़ा है और बहुत अच्छा है यूनिट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट होने वाला है। ठीक है, उसमें एक्शन रिसर्च का पूरा पोस्टमार्टम किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।